जिसके अंदर छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, है ना, और इन ब्रांचों से अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उस नेफ्रॉन से भी जो भी यूरिन आएगा, इस नेफ्रॉन से भी जो भी यूरिन आएगा, यानी सभी ब्रांचों से जुड़े हुए जो नेफ्रॉन है ना, उन नेफ्रॉन से जितने भी यूरिन आएगा वो सभी सामान्य संग्राहक नलिका में ही आएगा। ठीक है, तो इस सामान्य संग्राहक नलिका को मूत्रवाहिनी या यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी या यूरेटर। तो दोस्तों आज के सेशन में हम समझेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, नेफ्रॉन के अंदर कैसे यूरिन का प्यूरिफिकेशन या यूरिन कैसे वो बनाता है ब्लड से छानकर, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो ये टॉपिक 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और अगर समझे रहिएगा तो आसानी से इसको बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नेफ्रॉन के संरचना की अगर बात करें तो नेफ्रॉन जो होता है ये ब्रिक के अंदर या किडनी के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? किडनी के अंदर। नेफ्रॉन जो होता है किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब होता है कि उसी से ये बना होता है, यानी किडनी या ब्रिक जो होता है ये नेफ्रॉन से बना होता है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ किसी से बना होता है तो उसको उसकी इकाई बोल देते हैं, समझ रहे हैं। जैसे दीवार जो होता है ईंट से बना होता है, तो ईंट दीवार की क्या हो जाएगी? इकाई हो जाएगी, या मिट्टी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से ब्रिक या जो किडनी होता है ये नेफ्रॉन से बना होता है। यानी हमारे पास 2 किडनी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी। ठीक है, हर एक मानव के पास कितने किडनी? 2। तो दोनों किडनी के अंदर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने लाख? 20 लाख। नेफ्रॉन के बारे में बात करें तो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो नेफ्रॉन के बारे में अध्ययन करना कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? ठीक है, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, नफरतलॉजी ना, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और इसके डॉक्टर्स को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो किडनी के इलाज को करते हैं, यानी किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है उन बीमारी को जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन बीमारी को जो इलाज करते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया कि नेफ्रॉन 10 लाख स्ट्रक्चर से बना होता है। नेफ्रॉन्स के अंदर कुछ ऐसे भाग होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, किसमें? तो उत्सर्जन तंत्र में। नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, बहुत सिंपल सा है, आप भी बना सकते हैं बोर्ड पर देख के आराम से। ठीक है, देखिए नेफ्रॉन में कुछ ये सबसे टॉप पार्ट वाला जो है ना, यही भूमिका सबसे बढ़िया निभाता है। अब देखिए इसके अंदर ना लगभग 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग में कौन कौन होता है देखिएगा। एक होता है अपवाही धमनी और दूसरा होता है अभिवाही धमनी। ठीक है, ये दोनों धमनी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये ला रही होगी, चाहे कुछ भेज रही होगी। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाला सिरा देखिएगा ना, तो ये प्याले जैसा है, कटोरा के शेप में है, जिसके अंदर कुछ छन्ना जैसा लगा हुआ है। तो इस प्याले जैसे संरचना को बोलते हैं वुमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वुमेन संपुट, जो इस तरह से कप के शेप में है। ठीक है, ये सेम वैसे ही है जैसे कि चाय को छानने के लिए हम क्या बोलते हैं? छनावटा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही तो है। देखिएगा, तो ये गोल प्याले जैसी संरचना को वुमेन संपुट बोलते हैं, जिसके अंदर जाली जैसा संरचना होता है। अब इस जाली जैसा संरचना को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसके अंदर जो 2 धमनिका है ना, इन दोनों का काम देखिए क्या है। अपवाही धमनी जो होता है ना, अपवाही धमनी ये रक्त के साथ मिले हुए यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज और लवण को क्या करती है? तो शरीर से ग्रहण करती है, यहाँ तक लाती है, यानी किडनी के अंदर जाता है वो सब। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और सभी नेफ्रॉन्स में लगभग ये संरचना पाया जाता है। अपवाही धमनी रक्त के साथ जितनी भी अशुद्धियाँ मिली होती है सबको वो ग्रहण करता है, यानी हम बोल सकते हैं जो अशुद्ध ब्लड होता है ना उन सबको लाती है। ठीक है, तो लाने के बाद इसके अंदर वो डालेगी। अब इसमें छन्ना जैसा स्ट्रक्चर था जिसका नाम हमने ग्लोमेरुलस दिया। ग्लोमेरुलस जो होता है ना, ये सबको छान देता है। क्या करता है? छान देता है। अब जो काम की चीज़ है ना, इसमें देखिएगा क्या है। रक्त काम की चीज़ है, ठीक है, जल है, ग्लूकोज है और लवण है, ये सभी काम की चीज़ें हैं। बाकी यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये कुछ हमारे लिए हानिकारक पदार्थ है। तो जो काम की चीज़ें हैं ना, इनके कण बड़े बड़े होते हैं। जैसे रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब का कण जो होता है बड़ा बड़ा होता है। तो कण बड़ा बड़ा होने के कारण इस ग्लोमेरुलस जो है ना, ये स्ट्रक्चर, इसमें ये छानता नीचे नहीं जाता है, छनाता नहीं, ऊपर अटक जाता है। ठीक है, जैसे चाय को जब छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती ऊपर आ जाता है, बाकी जो पतले पतले होते हैं सब नीचे चला जाता है। तो कण बड़े होने के कारण इनमें जो काम की चीज़ें होती है वो सब ऊपर रह जाता है, और बाकी जो लिक्विड रूप में होता है जिसमें जल हो गया या यूरिया हो गया, यानी यूँ बोल सकते हैं यूरिन, तो यूरिन इस मार्ग से छन कर नीचे चला जाता है। और बाकी जो इसमें काम की चीज़ें जैसे डब्ल्यूबीसी रक्त के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और इसमें हो गया ग्लूकोज हो गया, इन सबको छान कर ही रखले रहता है। अभिवाही धमनी क्या करते हैं, उनको शरीर में पंप कर देते, शरीर के अंदर भेज देती है।
तो शरीर के अंदर ये हार्ट के पास भेजती है और हार्ट ग्रहण करके इसको पंप कर देता है शरीर के अंदर। तो इसने अशुद्ध रक्त को लेके आया और शुद्ध होने के बाद इस शुद्ध रक्त को कौन भेज दिया, अभिवाही धमनी, ठीक है। और इसमें जो छनावटवा था, छनावटवा को हमने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस, जो छान रहा था। अभी प्याले जैसी संरचना के अंदर कवर्ड था, ठीक है, ऐसे, ताकि इसमें जो लिक्विड पदार्थ आ रहा था उसको रहने में आसानी से, मतलब रह जाए आसानी से, ठीक है, ये चीज़ें थी। ये आगे अब देखिए, जब यहाँ पे छनाने के बाद जब अशुद्ध रक्त छनेगा ना, तो अशुद्ध रक्त छनने के बाद ये आगे की ओर मतलब अग्रसर होगा, आगे की ओर ये गति करेगा। तो गति करेगा तो एक लंबी सी नली आपको दिख रही है पूरी से संरचना। अब देखिए, अब क्या हो सकता है कि इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ के साथ कुछ बचे कुछ बढ़िया सी चीज़ें होंगी ना, जिसमें रक्त हो सकता है, उनका इसमें फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, या उसको बोलते हैं हिंदी में पुनर्वशोषण, यानी दोबारा से उसमें अवशोषण होगा। जो काम की चीज़ें होगी उसकी बात कर रहे हैं हम। इसीलिए तो इतना ये वाइल्ड है, इतनी संरचना बड़ा जटिल है, ताकि इसमें गुजरते जाते जाते तब तक इसमें जो भी काम की चीज़ें होगी उस सबको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस नली, इस जो मुड़ी हुई संरचना है ना, इसको कुंडलित नलिका बोलते हैं। कुंडलन स्ट्रक्चर है, और नलिका यानी नली के समान ये फोपी है। इसमें आगे की ओर यूरिन पास होगा। अब ये यूरिन पास होगा तो अगला जो भाग है ना, ये पत्ती से संरचना है, इसको बोलते हैं हेनले का अवरोधी चाप। हेनले का अवरोधी चाप जो पतली सी भाग है, ठीक है, ये प्रेशराइज बनाने के लिए सबसे अहम रोल देती है, ठीक है। उसके बाद अगले भाग की बात करें तो ये जो अगला पतला भाग है, इसको बोलते हैं हेनले का अधिरोधी या अधिरोही चाप बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें टोटल इतनी सी संरचना थी। इसके बाद जब यूरिन पास होगा तो ये आगे की ओर आगे की ओर गति करेगा। गति करते करते आगे की ओर एक बड़ी लंबी सी नलिका में पास करेगा। तो इस बड़ी सी लंबी नलिका को बोलते हैं सामान्य संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं, सामान्य संग्राहक नलिका, जिसके अंदर छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, है ना। और इन ब्रांचों से अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, अलग नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि उस नेफ्रॉन से भी जो भी यूरिन आएगा, इस नेफ्रॉन से भी जो भी यूरिन आएगा, यानी सभी ब्रांचों से जुड़े हुए जो नेफ्रॉन है ना, उन नेफ्रॉन से जितने भी यूरिन आएगा वो सब इस सामान्य संग्राहक नलिका में ही आएगा, ठीक है। तो इस सामान्य संग्राहक नलिका को मूत्रवाहिनी या यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी या यूरेटर। अब ये सामान्य संग्राहक नली जो है ना, ये आगे की ओर जुड़ता है किससे, तो इस पतली सी नली से। अब क्योंकि किडनी दो होता है तो दो नली है यहाँ पे। अभी इसके पास जितनी भी किडनी होगी, यहाँ पे देखिएगा, इस किडनी, यहाँ पर भी एक किडनी होगी, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। अब इन दोनों किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है ना, वो सभी नेफ्रॉन यूरिन को पास करेंगे, और यूरिन को पास करेंगे तो एक बड़ी सी नली से जुड़ी रहेगी ये। अब यूरिन इसी मार्ग से आकर इस थैली जैसे स्ट्रक्चर में जमा हो जाएंगे। इधर से सेम वैसे ही आएगा। अब इस थैली जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या इसको बैंक ऑफ यूरिन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ यूरिन को किसको बोलते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर को बैंक ऑफ क्या बोलते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर को बैंक ऑफ यूरिन बोलते हैं। यानी दोनों किडनी से बना हुआ जो यूरिन होगा सब इसी में जमा होगा। ये एक मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर यानी मांस का बना होता है, हड्डी इसमें होता नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी फैल सकता है, ठीक है, फैल सकता है। अब कब फैलेगा, जब इसके अंदर यूरिन की मात्रा जब बढ़ते जाएगी। इसका मतलब कि हम जान चुके हैं ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एकदम फिक्स एरिया में होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन अधिक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि जब यूरिन इसमें पास होता है ना, तो यूरिन जमा होता है यहीं पे। अब जब यूरिन यहाँ पे जमा होगा तो यूरिन जमा होने के बाद ये यहाँ से सिग्नल जाएगा तुरंत किसके पास, तो दिमाग के पास। अब दिमाग के पास सिग्नल जाएगा तो वो सिग्नल भेजेगा कि भर गया टंकी, इसको खाली करो जल्दी। ना तो खाली नहीं करेगा तो इसके अंदर यूरिया होता है, यूरिया अमोनिया में चेंज होगा, इसको खराब कर सकता है। अब पता है जब ये खराब होगा तो क्या होगा, यूरिन बनेगा तुरंत शरीर के अंदर जमा निकल जाएगा, इसमें जमा भी नहीं होगा। अब शरीर के अंदर ये यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा तो शरीर को हानिकारक बना सकता है, यानी डेथ हो सकता है उस कंडीशन में, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ से यूरिन को पास करना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब यूरिन इसमें आएगा तो इसमें क्या होगा, तो एक तरह से इसमें संवेदनाएं उत्पन्न होगी जो हमको जाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। अब इसके सबसे निचले पार्ट की बात करते हैं। इसके सबसे निचले पार्ट में इसका कनेक्शन होता है किससे, पेनिस से। किससे कनेक्शन होता है, पेनिस। और पेनिस के तो पेनिस के थ्रू ही तो वो क्या करते हैं, यूरिन को पास करते हैं, है ना। तो यानी ये टोटली संरचना इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आइए आप नेफ्रॉन की संरचना को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आई होप आप आई होप आप नेफ्रॉन की संरचना को अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें कमेंट में देकर जवाब बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।